Good morning, dear students. Welcome to your favorite YouTube channel, Manzil Education by Anuj Dwivedi. I am Chanchal Edu, and today I come up with Class 7 Hindi, Chapter number 2, दादी माँ। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। ये कह रहे हैं कि कोई कितना ही पॉजिटिव क्यों ना सोच ले, कितना ही अपने अंदर हिम्मत क्यों ना बांध ले, लेकिन कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई पड़ते ही मन थोड़ा घबरा जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाले छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जो मित्र हैं वो मुझे छुट्टी की सूचना तो दे देते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ठीक है, अब कोई कितना ही मेरा मजाक उड़ाए, लेकिन मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर भी उनकी आंखों के आगे किसी की छाया नाच उठती है, मतलब वो किसी को याद करते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि क्वार के दिन आ गए हैं, तो बारिश के समय बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घास उगते हैं। कचड़ों में बहुत अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तो वो सब पानी में भीग करके बहुत अलग ही प्रकार का स्मेल देते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अब क्वार का मौसम है तो कीचड़ सारे सूख गए हैं और तालाब के किनारे जो जलाशय भरे होते हैं या रोड के किनारे जो जलाशय होते हैं, वहाँ पर कुछ लड़के मस्ती कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो कह रहे हैं कि कोई भी मौसम में, इस मौसम में आम नहीं मिलेगा, जामुन नहीं मिलेगा या कुछ और नहीं मिलेगा तो उन्हें कोई गम नहीं होगा, लेकिन क्वार के मौसम में अगर उस गंधपूर्ण कीचड़ में अगर उनको उछलने कूदने नहीं मिला तो उनको बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। वो जब बीमार पड़ते हैं तो हल्की बीमारी जो उनको होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। वो ये कहते हैं कि जब भी तबीयत खराब होता है तो खाने के लिए मस्त चीज़ें मिलती हैं उनको, नींबू मिलता है, साबुन मिलता है, इसलिए वो खुश रहते हैं कि थोड़ी सी बीमारी मुझे रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर को चढ़ा तो चढ़ता ही गया। इस बार उनको बुखार आया तो बुखार उनका बढ़ता ही चला गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पे रजाई वो ओढ़ते गए क्योंकि बुखार की वजह से उन्हें ठंड लग रही थी, लेकिन रात 12 बज गए थे तब जा करके उनका बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किन्नरीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्दा टपके हुए जल की शीतलता। अब वो देखते हैं कि उनकी जो दादी वो भी आई हुई है
और वो भी उसी झाग भरे पानी में नहा के आई है, तो उन्हें ये कैसे पता चलता है कि उनके बॉडी में सफ़ेद सफ़ेद थोड़े थोड़े झाग के लिपटे हुए थे और कुछ कुछ पानी की बूंदें थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। वो आते ही जो जिनको बुखार था उनके पेट पर हाथ रखी, सर पे हाथ रखी और अपने आंचल में वो कुछ कहीं का मिट्टी उठाकर लाई थी, वो उनके मुंह में डाल करके उनके माथे पर लगा दी। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। वो इतनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी कि वो वहीं पर ही बैठी थी उनके पास, कभी उनको पंखा देती, कभी उनके हाथ पैर सहलाती, सर को दालचीनी का लेप लगाती और बार बार उनके शरीर को छू करके यह अनुमान लगाती कि बुखार उतरा कि नहीं, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ जो थी उनको बहुत सारी दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। वो इतनी साफ सफाई रखती थी अपने आसपास कि गांव वाले कहते थे कि इनसे ही सीख लिया जाए सफाई करना और अपना ध्यान रखना। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। उनका दादी माँ का ये आदत था कि कभी भी दवाइयों में देरी नहीं होनी चाहिए और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए होती थी अपनी दवाई के नाम पे, वो कभी ख़त्म हो जाई तो वो पागल टाइप हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। वो कहते हैं कि बुखार तो मुझे अभी भी आता है, अभी भी मुझे मेरे मैस पे खाना मिल जाता है, साबु मिल जाता है, नींबू मिल जाता है, डॉक्टर आके मेरा बुखार चेक करके चला जाते हैं, पर पता नहीं उन्हें अभी के बुखार पे अभी का बुखार उनको बुलाने का मन नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। वो हमेशा ये कहती थी दादी माँ कि मैं न रहूं तो कोई काम नहीं होता था, लेकिन ये था कि दादी माँ कुछ काम करती तो नहीं थी, लेकिन अगर वो उस जगह पर ना हो तो उस काम में देरी जरूर हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ एक रामी नाम की थी, उसकी चाची है। उसको दादी माँ चिल्ला रही थी कि जब तू मेरे से पैसा लेने आई थी तब तो तू बहुत नाक रगड़ रही थी, और अब जब मैं वापस मांग रही हूँ तो तू देने में आनाकानी कर रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा।
उसकी चाची बोलती है, रामी की चाची, कि मैं दे दूंगी मालकिन, मेरी बेटी की शादी है, बस थोड़ा सा आप दया कर दो, जल्दी ही आपका पैसा मैं आपको लौटा दूंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ बहुत साफ सफाई वाली थी, तो जब वो नहा कर आती थी उनको कोई छू ले ये दादी माँ को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो पीछे हट जाती है। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। उन्होंने कहा कि गरीब है बेचारी, वो पैसा दे देगी, अब जाने दो दादी, इस पे थोड़ा दया कर दो। चल चल, चला है समझाने। तो दादी माँ उसे उड़काने लगती कि बड़ा तू मेरे को समझाएगा, मैं तेरी दादी हूँ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। रामी की चाची कहती है कि दादी बहुत अच्छी है, मालकिन बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे सारे उधार माफ़ कर दिए, ऊपर से मुझे 10 रुपए भी दे कर गई। वह रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पड़ता? लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, या कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू ही। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। बात तो सही है। अगर हम कुछ भी गलती करें तो जैसे ही हम अपनी दादी के पास चले जाते हैं, दादी माँ के पीछे छुप जाते हैं, तो हम अपना सारा डर भूल जाते हैं, क्योंकि तब तो फिर हमारी दादी माँ संभाल लेती है। स्नेह और ममता की मूर्ति। दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नाचता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। अब वो दादी माँ है, उन्हें पता है कौन सी परिस्थिति में क्या होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों को संभाल कर रखती थी, जो कि अब जा कर के लेखक को महसूस हो रहा है कि दादी माँ हर परिस्थिति को संभाल लेती थी, और मुझे आज जाके एहसास हो रहा है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। जैसे ही दादाजी की मृत्यु हुई थी, तब से दादी के जो दोस्त थे वो भी उन्हें धोखा देते चले गए। इसलिए दादी को इस दुनिया पे भरोसा नहीं था, वे सबको धोखेबाज ही कहती थी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था।
पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? लेखक को दादी माँ की इतनी याद आ रही थी कि वो हर एक उनके पल को याद करता था और उसने सोचा, मैं इतना याद कर रहा हूँ लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि दादी माँ अब हमारे बीच में नहीं रही। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।